5 जून 2025 उत्तराखंड के कोटद्वार हाईवे के पास से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे, तब भी इनकी नजर एक लाश पर पड़ती। ये लाश सड़क किनारे एक खाई पर पड़ी हुई थी। नजदीक जाके देखा तो ये किसी पुरुष की लाश थी। इनको लगा शायद ये किसी सड़क हादसे में इनकी मृत्यु हुई होगी। उन्होंने इस बात की जानकारी नजदीक की पुलिस स्टेशन को कॉल करके दी। थोड़ी देर में कोटद्वार के पुलिस स्टेशन से एक टीम मुकाई बरदातपुर पहुंचती है और इस बॉडी की जांच करती है, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इस बॉडी की शिनाख्त हो सके। जिसके बाद पुलिस इस शव को अपनी कब्जे में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की इंतजार करते हैं ताकि ये पता चले कि ये मर्डर है या कोई सड़क हादसा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस केस की दिशा ही बदल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है इस व्यक्ति की किसी ने बहुत ही बेरहमी से हत्या की है। इस व्यक्ति के शरीर पर कोई जगहों में घाव के निशान है। अब पुलिस को यह तो पता चल गया कि इस व्यक्ति की किसी ने बहुत ही बेरहमी से हत्या की और इसे एक्सीडेंट की रूप देने की कोशिश की। इसीलिए इस बॉडी को लाके हाईवे के पास एक खाई में फेंक दिया ताकि सबको यही लगे ये किसी एक्सीडेंटल डेथ केस है। अब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले पुलिस उसी जगह पहुंचती है जहां पर ये बॉडी मिली थी। अब वहां से देखने की कोशिश करते हैं कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। अब थोड़ी दूर पर एक टोल प्लाजा दिखाई देता है। अब पुलिस उस टोल प्लाजा में पहुंचते हैं और इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए और पुलिस को वो कैमरा भी मिल जाती है, क्योंकि आजकल हर छोटा बड़ा शॉप में सीसीटीवी कैमरा होता है। अब उस सीसीटीवी कैमरे के जो 3-4 दिन की जो फुटेज है वो भी कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर ये व्यक्ति इस टोल प्लाजा होकर गुजरी होगी तो इस सीसीटीवी में जरूर कैद हुई होगी। अब सीसीटीवी फुटेज को बहुत ही बारीकी से पुलिस देखती है, तो भी कुछ संदिग्ध गाड़ियां पुलिस को नजर आता है, लेकिन इस लाश के साथ इनका कोई संबंध है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला। तो भी पुलिस की नज़र में एक गाड़ी पर पड़ती है। एक गाड़ी की जो मॉडल नंबर था ये XUV 700 था, क्योंकि ये गाड़ी जो है बार बार उसी जगह चक्कर लगा रहा था। मतलब बिना कारण कोई गाड़ी क्यों दौड़ेगा, वो भी हाईवे पर। अब पुलिस की शौक इस गाड़ी पर जाता है और इस कार की जब डिटेल्स निकलवाता है तो पता चलता है ये किसी दिल्ली की रविंदर सिंह की नाम से रजिस्टर्ड है। अब उनका एड्रेस निकलवाता है पुलिस और उनका परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है ये रविंदर सिंह कुछ महीने से फरार चल रहा था, क्योंकि इन पर काफ़ी सारा कर्ज था और इनका ऊपर एक चेक बाउंस होने का भी आरोप है। एक केस चल रहा था। रविंदर सिंह पेशे से एक बिजनेसमैन था। पुलिस रविंदर सिंह के परिवार को बताती है कि कोटद्वार हाईवे के पास से एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त करनी है। उनका जो गाड़ी है वो भी बताता है पुलिस क्या क्या हुआ, पूरी बात बताता है। उसके बाद घर वालों को उसका फोटो भेजा जाता है। इस बॉडी की फोटो भेजने के बाद घर वाले ये बॉडी जब फोटो देखते हैं तो उन्होंने इस फोटो को पहचान लेती है और ये कहते हैं कि ये रविंदर सिंह की बॉडी है। जिसके बाद पुलिस रविंदर सिंह की जो बैकग्राउंड है वो खंगालती है और जानने की कोशिश करती है रविंदर सिंह की दुश्मनी किस किस से थी, आखिरकार रविंदर सिंह की हत्या किसने किया और क्यों किया, वो भी इतनी बेरहमी से। तो चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। रविंदर सिंह दिल्ली का रहने वाला था। रविंदर सिंह के परिवार में उसके बीवी और बेटे था और साथ में उसका भाई और भाई का परिवार भी रहता था। पेशे से वो बिजनेसमैन था। 2007 में उसका पहला पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद वो दिल्ली छोड़ देता है और वह जाके देहरादून में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर ही अपने बिजनेस शुरू करता है। इसी दौरान रविंदर की मुलाकात देहरादून के एक खूबसूरत लड़की मीना सिंधु से होती है। रीना देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तब रीना 20 साल की थी और रविंदर सिंह की उम्र तब 38 साल थी। मतलब 20 साल की डिफरेंस था दोनों के बीच। उम्र के इतने डिफरेंस होने के बाद भी दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो रीना जो है वो मुरादाबाद की रहने वाली थी। लिविंग में कुछ दिन रहने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया और दोनों ने शादी कर ली और रीना फिर एक बेटी को जन्म देती है। बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब रीना अपने पति को कहती है कि वो लोग मुरादाबाद में शिफ्ट होना चाहते, क्योंकि रीना जो है वो मुरादाबाद से आती है, तो मुरादाबाद सेटल हो जाएगी तो उसका अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में अक्सर रविंद्र जो है वो बाहर जाना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है। जिसके बाद रविंद्र मुरादाबाद में एक 3 मंजिला मकान ले लेता है लगभग 3-4 करोड़ से और फिर वहाँ रहना शुरू कर देता है। अब रीना वहीं पर अकेला रहती है और रविंद्र जो है वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में वो बाहर रहता है। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये जो
3 मंजिला मकान लिया है, दोनों के नाम पर था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब साल आ जाता है 2024, लेकिन 2024 में रविंद्र को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बिजनेस में। पहले जैसा बिजनेस भी नहीं चल रहा था। अब रविंद्र को बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, किसी को 18 लाख भी देना था। अब वो व्यक्ति बार बार रविंद्र पर प्रेशर बना रहा था कि उसका 18 लाख चाहिए, तो भी रविंद्र एक चेक देता है, जो वो चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि रविंद्र की अकाउंट में उतना पैसा थी ही नहीं। अब वो व्यक्ति पुलिस कंप्लेंट कर देता है। अब पुलिस इसका पीछे पड़ा हुआ था। दिसंबर 2024 से रविंद्र सिंह घर से फरार चल रहा था। इसके घर वाले को भी इस बारे में जानता था। अब जिस टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज में रविंद्र सिंह की गाड़ी दिखाई दी थी, इसकी ड्राइवर का सीट में कोई और बैठा था, साथ में उसका रविंद्र सिंह की दूसरी पत्नी रीना सिंधु भी बैठी हुई थी। अब यहाँ से रीना सिंधु के ऊपर पुलिस की शौक होने लगा। अब पुलिस रीना सिंधु की एड्रेस निकलवाती है और मुरादाबाद के रीना सिंधु के घर पहुंच जाते हैं। रीना सिंधु पुलिस को देखते ही घबरा जाती है। जब पुलिस रीना सिंधु से कुछ सवाल पूछती है तो वो उल्टा फुल्टा जवाब देती है, सही जवाब दे ही नहीं पाती। अब पुलिस को और ज्यादा शौक होता है रीना सिंधु पर। अब उसे हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है। अब पुलिस पूछताछ में पता चलता है कोई और नहीं बल्कि रीना सिंधु, जो रविंद्र सिंह की दूसरी पत्नी, उसने अपने पति की हत्या करवाई थी। अब यहाँ से कहानी की खुलासा होता है। रविंद्र सिंह की पत्नी रीना रविंद्र से 20 साल छोटी थी। कुछ साल पहले ही रविंद्र ने मुरादाबाद में घर भी दिलवाई थी और इस घर की कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ है और ये घर दोनों के नाम पर है। कुछ दिन पहले रीना सिंधु ने इस घर की फर्स्ट फ्लोर पर एक फिजियोथेरापी सेंटर और साथ में एक यूनिसेक्स सैलून भी खुला था, क्योंकि रीना की बिजनेस अब काफी अच्छा चल रहा था। इसके घर का भी कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ था, जबकि रीना की पति ने इसको वो घर दिलवाया था। अब रीना बेवफा हो चुकी थी। रीना को अपनी पति से नहीं बल्कि पति की पैसों से प्यार। रीना अब अपना पति से खुश नहीं थी। अब वो एक नया पार्टनर ढूंढ रही थी। उसने जो फिजियोथेरेपी सेंटर खुला और यूनिसेक्स सैलून खुला तो बहुत सारे लड़का आता था उसका उस फिजियोथेरेपी सेंटर में और सैलून में। इसमें से एक लड़का था जिसका नाम था परितोष। रीना को परितोष से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों के दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रविंद्र सिंह बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इसका फायदा उठाकर दोनों ने अपनी घर में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब अक्सर रीना के जो बॉयफ्रेंड परितोष है वो रीना के घर में ही रुक जाता था जब रीना के पति घर में मौजूद नहीं होते थे। एक दिन रविंद्र अपनी पत्नी रीना सिंधु से कहता है कि वो इस घर को बेचना चाहता है ताकि इस घर बेच के जो पैसा आएगा उससे वो कर्ज से निकल पाएगा और फिर दोबारा वो बिजनेस भी शुरू कर पाएगा और बिजनेस चल पड़ा तो फिर दोबारा ऐसे घर ले लेगा। अब रीना को ना तो रविंद्र सिंह की जरूरत थी और ना ही रविंद्र सिंह की पैसों की। अब इसकी जो जरूरत है वो उसके बॉयफ्रेंड परितोष ही पूरी कर रहा था। अब रीना और परितोष मिलकर एक प्लान बनाती है। परितोष को कहती है कि उसे रास्ता से हटा दो, नहीं तो ये घर बेच देगा जिसकी कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ है। उसको रास्ता से हटाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और एक साथ रह पाएंगे और ये घर भी हमारा हो जाएगा। जिसके बाद रीना के प्लान के अनुसार 1 जून 2025 को रीना अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि बिजनौर में मेरा एक पेशेंट रहता है, तुम वहाँ चले जाओ। मैं उससे बात किया, उसके घर में कोई नहीं रहता, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। उसका नाम परितोष है, वो तुम्हारे सारे इंतजाम कर देगा। उधर उधर भटकने से अच्छा है तुम वहाँ आराम से रहो। खाने पीने का भी इंतजाम है और तुम्हें पैसे की जरूरत हो पैसों से भी मदद कर देगा। अब परितोष को लगा कि उसका पत्नी उसे कितना प्यार करती है, उसका सारा इंतजाम कर रही है। अब परितोष सीधा उसी एड्रेस पर चला जाता है। कितना ख्याल रखती है बेचारी। अब 1 जून 2025 को जो परितोष है वहाँ चला जाता है और उसी दिन शाम को रीना भी परितोष के घर पहुंच जाती है और प्लान के मुताबिक परितोष रीना के पति रविंद्र को जमकर शराब पिलाता है और जब वो मदहोश हो जाता है, ये लोग के प्लान के मुताबिक रविंद्र को फावड़े से हत्या कर देता है दोनों मिलकर। और इस लाश की शिनाख्त ना हो पाए इसीलिए उसके पास जो आई कार्ड था और बाकी कुछ जिससे शिनाख्त हो सकती है सब कुछ ले लेता है और दोनों प्लान बनाते हैं अब लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जा सकता है। और फिर 2 दिन तक इस जगह की तलाश की जहाँ उसे ठिकाना लगाया जा सकता है। अब 2 दिन ढूंढने के बाद एक जगह निकलता है जो मुरादाबाद से करीब 70 किलोमीटर दूर कोटदार हाईवे के पास एक खाई, जहाँ पर लागे लोगों को कि किसी एक्सीडेंटल डेथ है, वहाँ जाकर उस लाश को फेंक देते हैं और ये लोग फिर वापस चले आते हैं। लेकिन इसी दौरान जब इन्होंने पहले कोई बार उसका रेकी की कहा लाश दफनाया जाए, इस सारे चीज़ें जो टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे है उसमें कैद हुई थी,
इनको ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। पुलिस पूछताछ में ये भी रीना ने रविंदर को मारने के लिए 10 लाख की ऑफर दी और साथ में ये भी वादा किया कि उससे वो शादी कर लेगी और दोनों एक साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो चाहे किसी अपना खास ही क्यों ना हो, कोई भाई या परिवार के किसी भी सदस्य पर। फिलहाल दोनों जेल में हैं और इन पर मुकदमा भी चलेगी और इनकी सजा भी होगी। तो यही थी कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी विचार जरूर रखिएगा।